हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन या मनुष्य में पाचन। तो अब हम बात करेंगे। देखिए, हमने पढ़ कितना लिया था ये भी मैं बता दूं आपके लिए। तो मनुष्य में पाचन, इसमें भी हम देखिए क्या क्या हो रहा था। हमारा ग्रंथियां चल रही थी, पाचक ग्रंथियां। तो देखिए, मनुष्य में पाचन जो हमने पढ़ा था उसमें भी क्या होता है बेटा। इसमें देखिए यहाँ पर दो कैटेगराइज में था मनुष्य में पाचन। एक था आहार नाल और एक था पाचक ग्रंथियां। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल, और दूसरा था पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखिए कितना पढ़ लिया था, अब हम बताते हैं आपके लिए। देख रहे हैं आप, है ना मॉडल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये, चलिए मैं ये जरा देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। ये मुख, माउथ पढ़ लिया था। फिर मुख में पाचन। इसके बाद मुख गुहा आया था। मुख गुहा, ये देखिए मुख गुहा। इसमें अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा। 4 चीज़ें थी इसमें। ये पूरा सब मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कौन कौन सी 4 चीज़ें होंगी इसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी होंगी। एक तो थे दांत, जिह्वा, लार ग्रंथियाँ और तालु, ये चीज़ें थी। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्या आ जाता है, ये देखिए ग्रसनी आ जाएगी। ग्रसनी ये घाटी जिसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एपिग्लोटिस ढापन होता है। एपिग्लोटिस वो क्या करता है। इसका बाद आपका आ जाएगा ये, देखिए ये लिखा भी है नंबर, ये 1 लिखा है यहाँ पर। तो एक पर है ईसोफेगस, ग्रास नली। ये देखिए ग्रास नली आ गया। ये मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली। अब ये आपका आ जाएगा, ये देखिए आमाशय। अब आपका आ गया आमाशय। फिर आमाशय में पाचन पढ़ लिया था। इसके बाद ये छोटी आंत, ये इस तरीके से इसमें है, ये छोटी आंत क्वालिंग, और यहाँ पर ये जुड़ी हुई है। क्या आ जाएगा, छोटी आंत। इसमें भी आपका क्या था, पोर्शन थे। इसमें कौन कौन से थे, देखिए इसमें कौन कौन से पोर्शन थे। इसमें आपका था DJI। डी का मतलब डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, इतनी चीज़ें ये थी। इसका बाद ये बड़ी आंत, देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये सीकम में खुलती है। इसका बाद आपका आ जाएगा बड़ी आंत। देखिए यहाँ पर आपका आ गया बड़ी आंत। नेक्स्ट हो गया आपका बड़ी आंत। इसे भी यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए ये आरोही और डिसेंडिंग, अवरोही, चढ़ती हुई आरोही, और ये या बढ़ते क्रम में इस तरीके आरोही को अनुप्रस्थ, फिर अवरोही, फिर ये सिग्मॉइड कॉलोन, सिग्मॉइड कहलाता है। ये आपका मलाशय, बड़ी आंत, फिर मलाशय,
और इसके बाद हो जाता है आपका मलाशय के बाद क्या आ जाएगा बताइए? मलाशय के बाद आपका आ जाएगा मलद्वार। इतना हमने पढ़ लिया था। ये एक एक टॉपिक मैंने एक एक लेक्चर मुख में फिर लार ग्रंथियाँ एक एक पूरा एक्सप्लेन किया है हर एक टॉपिक के लिए। तो ये पूरा का पूरा मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया मुख, एरो लगाएं तो ऐसे मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ये ग्रसनी हो जाएगा, ग्रासनली हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा, छोटी आंत में ये इतना सारा, ये ग्रहणी हो गया, ये आपका मध्यांत्र होगा और ये आपका लास्ट वाला शेषांत्र। उसका देखिए बड़ी आंत ये हो गई, ये आरोही अनुप्रस्थ कॉलोन, फिर ये आरोही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर इसको मैं बना दूँ तो चलिए बड़ी आंत की बात करेंगे। फिर ये मलाशय हो जाएगा, फिर मलद्वार, यहाँ पर ये मलद्वार, ये आपका यहाँ पर पूरा होता है। अब देखिए पाचक ग्रंथियाँ की हम क्या बात करते हैं। पाचक ग्रंथियों में भी हमने कर लिया था लार ग्रंथियाँ। देखिए लार ग्रंथियाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो सैलिवरी ग्लैंड्स, ये मुख में होती हैं, ये मुख में कर ली थी हमने। नेक्स्ट इसके बाद आपका नीचे आता है, ये आ जाए ये आमाशय को कहते हैं आमाशयी ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक, इससे क्या निकलता है आमाशयी रस, गैस्ट्रिक जूस, तो उसी के नाम पर यहाँ पर लिख देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियाँ। ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आमाशय में। फिर आंत्रीय ग्रंथियाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत्रीय ग्रंथियाँ, ये आपका हो जाता है इस तरीके से, ये आपकी आंत में होंगी। क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन, इसे भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और इस तरीके आंतरिक ग्रंथियों के बाद आपका आ जाता है, ये देखिए ये है यकृत में मैंने आपको दिखाया भी था लीवर, मुर्गे का लीवर दिखाया था, पित्ताशय भी दिखाया था आपके लिए, है ना? देखा होगा, नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 20 देख लीजिएगा, 20 या 21 है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए यकृत के बाद आपका आ जाता है ये यहाँ पर, ये सी शेप्ड है अक्षर, ये देखिए सी शेप्ड, तो इसे क्या कहेंगे सी शेप्ड ग्रहणी। तो यहाँ पर इसे ग्रहणी में क्या होता है, पत्ती के समान संरचना, अग्न्याशय, क्या होगा अग्न्याशय। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इसको हम बात करें। देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। आज हम पढ़ेंगे अग्न्याशय। तो ये इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, जाके आज इसको पढ़ना है। तो अग्न्याशय की हम बात करेंगे अब। देखिए एक बार नाम, ये इसका चित्र बना लीजिएगा, चित्र जरूर बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? तो हम बात करते हैं अब अग्न्याशय की। तो देखिए यहाँ पर अग्न्याशय की हम बात करते हैं। कैप अब अग्न्याशय के लिए देखिए आपको बहुत मेन ग्लैंड्स है, ये एक ऐसी ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स भी निकालती है, मिश्रित ग्रंथि है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, खींचना है तो। अब बात करते हैं, देखिए इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये अध्याय कर लिया था। चैप्टर वो भी हमारा चल रहा है जैव प्रक्रम में भी हमारे 4 तंत्र हैं पढ़ने के लिए। 4 तंत्र में जैसे देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, इसके बाद आपका आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर प्रसंचरण तंत्र, इसके बाद है लास्ट उत्सर्जन तंत्र। तो 4 तंत्र हैं। तो 4 तंत्र की मैं बात करूं तो चारों तंत्र हम क्या करेंगे, एक तंत्र फिलहाल अब कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो चुका, ये बस लास्ट है, ये लास्ट लेक्चर है। तो देखिए हम बात करते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय ऐसे बोलते हैं पैनक्रियाज। तो सबसे पहले इसको तो देखिए स्ट्रक्चर से समझिएगा। पैनक्रियाज स्ट्रक्चर की मैं बात करूं
देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये अक्षर सी शेप्ड होता है, वो सी शेप्ड में या ग्रहणी में पत्ती के समान संरचना होगी। चलिए अमाशय भी बना देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक, अब क्या करना है आपके लिए, देखिए ये आपको यहीं से ये इस तरीके से और यहीं से आपका कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट और ये आपका लीवर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर पैनक्रियाज की। देखिए इस तरीके से पत्ती के समान होगा, बिल्कुल ये पत्ती के समान होगा और इसमें भी आपका ये पैनक्रियाटिक डक्ट होंगी। ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जब पत्ती में होती है ना, मध्य सिरा, सिरकाएँ, इस तरीके से आपका ये हैं आपकी। अब देखिए होता क्या है इसमें, यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाती हैं, ग्रंथियाँ हो जाती हैं। ये आपके यहाँ पर क्या होंगी, ग्रंथियाँ, इस तरीके से ये आपकी ग्रंथियाँ हो जाएंगी। ये ऐसा नहीं है जैसे मैं ये बना रहा हूँ तो पूरा का पूरा फिलअप होता है, ये थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे यहाँ पर ये आपकी ग्रंथियाँ। तो ये देखिए इस तरीके से, और इनके मध्य में क्या होती हैं, और भी ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ग्रंथियाँ बना रहा हूँ मैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये ग्रंथियाँ होती हैं। अब देखिए होना क्या है इसमें, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये है अग्न्याशय, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। अब इसे बोलते हैं अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि। अग्न्याशय को क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण किस चीज़ का होता है ये भी समझ लीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा, कहते नहीं बड़ा मिलीजुली सरकार चल रही है आजकल, है ना, मिलीजुली सरकार, मिश्रण। तो यहाँ पर मिश्रण है किस चीज़ का, देखिए एक तो है नलिका वाली ग्रंथियाँ और एक है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। यहाँ पर मैंने जो बनाया है ये है नलिका ग्रंथियाँ, इन्हें बोलते हैं नलिका ग्रंथियाँ। इनको क्या बोलेंगे, नलिका ग्रंथियाँ या डक्ट ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं इनके लिए। तो और इसमें है डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स। और यहाँ पर है ये हैं आपकी नलिका विहीन ग्रंथियाँ, नलिका विहीन मतलब जिसमें नलिका ना हो, नलिका विहीन ग्रंथियाँ, नलिका विहीन ग्रंथियाँ। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए नलिका विहीन ग्रंथियाँ इन्हें बोलते हैं डक्टलेस, इनमें नलिका होती नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड। अब ये दो प्रकार की ग्रंथियाँ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि।
तो है कौन कौन सी, इसको देखिए अब जूम करके देखिएगा, इसको क्या करें, जूम करके देखेंगे आप तो देखिए क्या क्या दिखेगा आपके लिए। इसको भी यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर दो प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, एक है बहिस्रावी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, और एक होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इन्हीं को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, इन्हीं को बोलेंगे देखिए डक्टलेस ग्लैंड, ऐसे बोलेंगे डक्ट ग्लैंड्स, डीजी। तो वही स्रावी ग्रंथियों में देखिए क्या है, और अंतःस्रावी, इनसे आपके निकलते हैं एंजाइम, और इनसे निकलेंगे आपके हार्मोन, ये आपको याद रखना है। इससे क्या निकलेगा, एंजाइम, ENZ, एंजाइम। अब देखिए इससे क्या निकलेंगे, आपके एंजाइम निकलते हैं, ये देखिए इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ, ये क्या निकलेंगे आपके एंजाइम, ये आपके एंजाइम निकलेंगे इससे, और इससे आपके निकलेंगे हार्मोन, ये आपको याद रखना है, इससे क्या निकलेगा, हार्मोन। अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा सब काट के इसे, ये एंजाइम। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, हार्मोन निकलते हैं यहाँ पर दो, यहाँ पर निकलेंगे तीन, निकलेंगे आपका, निकलेगा अल्फा, बीटा और डेल्टा। यहाँ पर हार्मोन पहले लिख देते हैं, चलिए, इंसुलिन, आई बी याद रखना है, और यहाँ पर रखना है जी, ग्लूकेगॉन, और यहाँ पर अल्फा, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये बीटा, ये अल्फा, और यहाँ पर आपको याद रखना है डेल्टा, और ये सोमैटोस्टेटिन, डेल्टा। तो देखिए क्या है, इंसुलिन, ये इंसुलिन जो हार्मोन है वो निकलेगा आपका बीटा सेल से, बीटा सेल से। और नेक्स्ट है आपका ये ग्लूकेगॉन, और ये आपका है अल्फा सेल, और इसे बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ये H का मतलब हार्मोन, H का मतलब सेल है ये, और से रंग से भी दिखा देंगे। और ये है आपका डेल्टा सेल, देखिए यहाँ पर हो गया। तो इंसुलिन ये हार्मोन हो गया, ग्लूकेगॉन हार्मोन हो गया, और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और ये हार्मोन निकलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। ये सारे हार्मोन कहाँ, ये मान लीजिए दीपिका हैं, ये क्या हैं, दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इसमें आपके क्या हैं, सेल्स हैं, देखिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, अल्फा सेल्स, अल्फा, और मैं बीटा बना देता हूँ, बीटा, और अल्फा बीटा, और इसके बाद मैं बना देता हूँ डेल्टा। देखिए नेक्स्ट डेल्टा, और ये डेल्टा, ये सेल हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं, इसमें लिखा भी है आपका, हो जाता है अल्फा, यहाँ पर 3 सेल होंगी, अल्फा, बीटा और डेल्टा, अल्फा, बीटा और डेल्टा, अल्फा,
बीटा डेल्टा, ये आपको याद रखने हैं। इसे बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, और इसके लिए बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये सारा का सारा याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर आपके हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पर हार्मोन जो निकलेंगे वो भी आपके क्या हैं, अलग अलग। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, चलिए पहले एंजाइम निकलेंगे। ये एंजाइम निकलेंगे यहाँ पर, हार्मोन और एंजाइम। अब देखिए एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं। आपका एंजाइम निकलता है, पहले तो बात करते हैं एमाइलेज। अमाइलमीन्स होता है स्टार्च पर जो एक्टिवेट होगा। अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पर आपका आ जाता है पेप्सिनोजन, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए आ जाता है आपका लाइपेज और न्यूक्लिक एसिड, ये देखिए क्या है, अमाइलेज किस पर काम करेगा, ये आपका अमाइलेज स्टार्च पर। कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपका प्रोटीन को पचाएगा, और ये आपका लाइपेज किसको पचाएगा, वसा को बचाएगा। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। वसा को क्या करेगा, वसीय अम्ल में तोड़ेगा, प्रोटीन को पेप्टन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ेगा, प्लस अमीनो एसिड में तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को मोनोमर में तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ देगा। जैसे आपने देखा हो लैक्टोज है, लैक्टोज का ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटता है। इस तरीके से ये सारा रिएक्शन के द्वारा मैंने समझाया है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए होता है, उसको क्या करता है न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देता है, या अमीनो एसिड में तोड़ देगा। इस तरीके से क्या है, या अमीनो एसिड के ये पेप्टाइड जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें ब्रेक कर देता है। तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका संरचना में बना दूं। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके कट करेंगे, ये इतना पोर्शन आप कट करेंगे इतना, और ये इसे जूम करके देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा आपको। देखिए क्या क्या दिखेगा, तो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखेगा आपके लिए। इस तरीके से ये आपकी सेल होंगी, ये देखिए इस तरीके से सेल बनाएंगे आप। इनमें क्या है, ये कैनाल है, वो इस तरीके से ल्यूमेन नलिका है, इनमें क्या है, ये सब क्या करेंगे, ये एंजाइम निकालेंगे। ये क्या निकालेंगे, एंजाइम। ये और इसमें आपको देखिए क्या क्या होगा, इसमें आपका रहेगा अल्फा सेल, अल्फा सेल, अल्फा 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 अल्फा। इस तरीके से आपका हो जाता है बीटा 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 बीटा, इस तरीके की बीटा बीटा बीटा, ये सेल होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डेल्टा 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 डेल्टा
डेल्टा डेल्टा डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ये डेल्टा, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से ये सारे सेल होंगी। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो इसी में आपको याद रखना है ये, चलिए ये देखिए इस तरीके से आपका ये इतना सा ये जूमिंग करके यहाँ पर बन जाएगा। ये आपका बन गया। अब क्या करना है आपके लिए, देखिए इसमें भी आपको याद रखना है एक लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। जो लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इसे कहा था आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो अल्फा बीटा सेल्स हैं, मैंने सेल्स नहीं बनाया, देखिए किस तरीके से होंगी अरेंज, ये ऐसे करके अरेंज होंगी, ये ऐसे होंगी, ये ऐसे होंगी, इस तरीके से आप बना सकते हो, ऐसे करके ये अरेंज होंगी, अल्फा बीटा ये ऐसे करके अरेंज होंगी, ये बीटा डेल्टा ये ऐसे करके अरेंज होंगी। तो यहाँ पर ये है आपकी एसएनआई, ये है आपका नलिका युक्त ग्रंथियाँ, ये है आपका लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस तरीके से यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा, ये मैंने सब समझा ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो क्या है, ये एंजाइम निकलेंगे, एंजाइम ल्यूमेन में जाएंगे या नलिका में जाएंगे, नलिका के द्वारा यहाँ से ये नलिकाएँ आएंगी। यहाँ पर ये देखिए नलिकाएँ निकल रही हैं, यहाँ पर इतने से पोर्शन को जूम करके देखा यहाँ पर, तो आपको क्या दिखा, ये आपके लिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी दिखी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ भी दिखी। और इन्हें देखिए यहाँ पर इस तरीके से, इनसे क्या निकलेगा, इनसे आपका निकलेगा एंजाइम, इनसे क्या निकलेगा एंजाइम, और इनसे क्या निकलेंगे हार्मोन। तो इनसे निकलते हैं आपके एंजाइम और इनसे निकलते हैं आपके हार्मोन। तो ये आपको याद रखना है, एंजाइम ENZ लिख दीजिएगा, एंजाइम हो जाएगा, और ये H लिख दीजिएगा, ये आपका हार्मोन। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि इसीलिए बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की, तो कैसे कैसे लिखेंगे इसके बारे में। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या होती है, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। और चलिए मैं लिख के बता दूंगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, अभी मैं बताता हूँ। और फिर इसके ये कार्य भी बताते हैं, संरचना और कार्य रह गया है। देखिए इसके यहाँ पर संरचना और कार्य मैं अभी बताऊँगा आपके लिए, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो इसे इरेज करते हैं, देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसे देखिए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों कह रहे हैं इसको लिए, देखिए यहाँ पर ये दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जा रही हैं, एक तो नलिका युक्त ग्रंथियाँ और नलिका विहीन, या जिसमें नलिका नहीं पाई जाती नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं इन्हें, डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड। तो यहाँ पर इसीलिए इसे मिश्रित मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करें, वो क्या निकालेंगे, एंजाइम निकालेंगे। यहाँ पर एंजाइम भी कौन कौन से होंगे, ये एंजाइम आपको कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले होंगे, प्रोटीन को पचाने वाले होंगे, वसा को पचाने वाले होंगे, न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाले होंगे। तो यहाँ पर देखिए गृहिणी में जैसे भोजन ऊपर से आ रहा है, वो कायम के रूप में आ रहा है, कायम के रूप में जब आता है तो यहाँ पर क्या है, पूर्णतया पाचन होता है, कंप्लीटली डाइजेशन होता है। यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर नलिका नहीं बनाई है, ये नलिका है ही नहीं इसमें। जैसे आपके देखिए जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं, लाल ग्रंथियों में डक्ट थी, मैंने बताया भी था। तो वो क्या है, वो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जिसमें नली के द्वारा एंजाइम निकले या कुछ भी चीज़ निकले, हार्मोन निकले, कुछ भी निकले, उसको कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ। ये आप आगे डिटेल से पढ़ोगे और 11th-12th में तो और डिटेल से पढ़ोगे, एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ोगे। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करोगे, नीट लेवल का तैयारी करोगे तो और डिटेल से पढ़ोगे। तो यहाँ पर 10th लेवल के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर 10th लेवल के हिसाब से यही आपके लिए बहुत कुछ है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलेगा, हार्मोन्स निकलेंगे। हार्मोन्स यहाँ से 3 निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ये तो 100% याद रखिएगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन जो क्या करता है, डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की कहते हैं मधुमेह, मधुमेह शहद होता है, मेह
मधुमेह, या इसमें क्या होता है, डायबिटीज रोग हो जाता है इसकी कमी से। तो ये सब अभी डिटेल बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इरेज करता हूं। तो अग्न्याशय की हम बात करते हैं। संरचना, और फिर कार्य। चलिए अग्न्याशय की संरचना, देखिए चित्र मैंने बना ही दिया है, अब उसको समझ लीजिएगा। अग्न्याशय कैसा होता है, पत्ती के समान। क्या होगा, अग्न्याशय पत्ती के समान होता है। पत्ती के समान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए इसकी लंबाई एवं चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, 15 एवं लिख लीजिएगा 15 एवं 3 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होती है। और देखिए वजन इसमें कितना होता है, लगभग 90 ग्राम। 90 ग्राम वजन होता है। और ये कहाँ है, आमाशय के नीचे होता है। आमाशय के नीचे स्थित होता है। ये याद रखना है आपके लिए, स्थित होता है। अब देखिए नेक्स्ट, ग्रहणी के मध्य भाग से जुड़ा होता है। ये भी याद रखना आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करें अग्न्याशय में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है अंतःस्रावी और एक होती है बहिःस्रावी। अंतःस्रावी और नंबर 2 बहिःस्रावी। ये इतना ही याद रख लीजिएगा, अभी मैंने समझा ही दिया बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए लीवर क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट में खुलता है। तो क्या है, ये अम्लीय भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय। तो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा अग्न्याशय हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ग्रहणी में खुलता है। नेक्स्ट हम बात करते, देखिए अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, क्षारीय में परिवर्तित कर देता है। अग्न्याशय पूर्ण पाचन करने में सहायता करता है। पूर्ण पाचन करने में सहायता करता है, कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। ये बेटा याद रखिएगा, करता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी हम बात करें अंदर, अग्न्याशय की संरचना में आपका इतना ही आ जाता है वैसे तो।
वैसे अगर और डिटेल से पढ़ना है तो इसमें क्या है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है और इसका नेक रीजन होता है। तो इस तरीके से अंदर हम काट के देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम, ये क्या है, मिश्रित लिख लिया कहीं, हाँ, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, ये याद रखिएगा, ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए यहाँ पर अब आ जाते हैं यहाँ पर कार्य तो हैं ही इसके बहुत, तो हार्मोन के कार्य यहाँ पर देख लेते हैं और वर्क की बात करते हैं। देखिए कार्य, तो चलिए कार्य यहीं पर समझा देते हैं कितना। नेक्स्ट कार्य देखिए क्या क्या है, चलिए पहले एंजाइम के ही कार्य देख लेते हैं। एंजाइम अग्न्याशय, एंजाइम स्रावित करता है, ठीक, और एंजाइम स्रावित करता है यहाँ पर। और देखिए कौन कौन से हैं, हम बात करें एंजाइम में भी आपका हो जाता है चलिए इधर लिख दीजिए, एंजाइम स्रावित करते हैं, जगह कम है। एंजाइम देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन के लिए पेप्सिन, और आपका आ जाता है वसा के लिए लाइपेज एंजाइम, लाइपेज या हिंदी में ऐसे लिख दीजिए लाइपेज एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए प्रोटीन के लिए न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम स्रावित होते हैं। अब मेन है देखिए यहाँ पर हार्मोन। अब ये आपका नंबर 2, ये आपके आ जाती हैं हार्मोन। हार्मोन की बात करेंगे, देखिए हार्मोन में आपको डिटेल से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डिटेल से मतलब क्या है, देखिए समझ में आ रहा है सब, क्या है, अग्न्याशय पति समान होता है, 15 सेंटीमीटर का है लंबाई में होता है, 3 चौड़ा होता है, 90 ग्राम वजन होता है, मांस के नीचे से हुआ ग्रहणी के मध्य भाग में से जुड़ा होता है, मध्य भाग से, चलिए से जुड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात करें अग्न्याशय, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा क्या ग्रहणी में खुलता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय करता है, अग्न्याशय पूर्ण पाचन करने में सहायता करता है। तो इस तरीके के यहाँ पर ये मिश्रित ग्रंथि होती है इसमें, क्योंकि डक्टलेस और डक्ट ये अंतःस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हार्मोन से बहुत क्वेश्चन आता है, तो हार्मोन अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए हार्मोन कौन सा है आपका, हृदय बना दिया। अब हृदय से देखिए क्या होगा, अब हृदय से यहाँ पर क्या है, हृदय या छोटी आंत क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी सब भोजन को या पोषक पदार्थों को। तो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या करेगा, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ग्लूकोज कहाँ, रुधिर से प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज प्रवेश कर जाएगा।
अब देखिए जब प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी। जब एनर्जी बनेगी तो ये गुड़िया क्या करेगी, डांस करेगी। ये गुड़िया क्या करेगी, डांस करेगी। दोनों हाथ टैंक फैलाकर क्या करेगी, ये इस तरीके से क्या करेगी, डांस करने लगेगी। ये ऐसे समझिएगा। क्या समझ में आया? जब आपका इंसुलिन हार्मोन क्या है, निकल रहा है बाकायदा, तो क्या है, ये ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा एटीपी से, एनर्जी बनेगी, तो आप क्या करेंगे, डांस करेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा डांस करेंगे। क्या? क्योंकि आपके ना शक्ति आ रही है। अब यही काम अगर उल्टा हो जाए, देखिए अगर ये इंसुलिन ना निकले, इंसुलिन अगर ना निकले, अब देखिए यहाँ पर अगर इंसुलिन जिन व्यक्तियों के अंदर नहीं निकलता है तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ही बढ़ती रहती है। अगर ये इंसुलिन ना निकले, देखिए यहाँ पर इंसुलिन ये नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो इंसुलिन की मात्रा है क्या होगी, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज रुधिर में बढ़ जाएगा। और जब रुधिर में बढ़ जाएगा तो इस रोग को क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया ये रोग हो जाएगा, या मधुमेह रोग, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग का मतलब हुआ कि शुगर बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ जाएगी, रुधिर में बढ़ जाएगी, रुधिर में। जब आप चेकअप कराएंगे तो पता है 180 पर क्या होता है, मूत्र के द्वारा 180 mg मिलीग्राम पर 100 ml वाटर में देखा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके वो क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया डिजीज हो जाएगी। तो क्या है, वही यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा क्या है, ग्लूकोज निकलेगा। और जहाँ पर आप पेशाब फिरने जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, चींटियाँ एकत्रित हो जाती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर जैसे पहचानना आपके लिए कि हमारे घर में किसको है, अगर कोई भी व्यक्ति जहाँ पर पेशाब फिरने जाता है वहाँ पर अगर चींटियाँ आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपको ग्लूकोज या मधुमेह रोग हो गया है। और मधुमेह रोग होने के कारण क्या है, आपके अंदर क्या है, इंसुलिन अच्छी तरीके से नहीं बनना है। अब देखिए ग्लूकेगॉन का क्या काम है, ग्लूकेगॉन इसका उल्टा काम करता है। देखिए यहाँ पर क्या करता है ग्लूकेगॉन, जो आपका मान लीजिए अब रुधिर में कम हो गया तो कम हो जाता है, तो आपके जो शरीर में ग्लूकोज उपस्थित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जो आपके बॉडी में क्या है, ग्लाइकोजन, क्या है ये, ग्लाइकोजन के रूप में क्या है इसमें, ये आपका है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ये ग्लूकोज में बदलेगा। ये क्या करेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। ये ग्लूकेगॉन हार्मोन आएगा, ग्लाइकोजन बदलेगा किसमें, ग्लूकोज में। अब देखिए किस में बदल गया, ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज में बदल जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, रुधिर में। अब रुधिर में बढ़ जाएगा, रुधिर में बढ़ जाएगा। अब रुधिर में बढ़ जाएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसका क्या है, फिर उसके अंदर फिर से क्या है, रुधिर में जब बढ़ जाएगा फिर कोशिकाओं में पहुंचेगा और इससे क्या हो जाएगा, इसे एनर्जी आ जाएगी। इस तरीके क्या है, दोनों क्या है, विपरीत काम करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा इस तरीके से का इंसुलिन से मधुमेह, इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया रोग। हाइपरग्लाइसीमिया इसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया रोग। इस ये हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया रोग। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इंसुलिन याद रखिएगा, इंसुलिन क्या करता है, देखिए मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो आपकी जंतु कोशिका है, ये जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में केंद्रक होगा। अब केंद्रक में इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी। अगर इंसुलिन फैक्टर नहीं होता है तो इसकी जो कोशिकाएं होती है सेल मेम्ब्रेन में होती है। ये इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में क्या होती हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं इस तरीके से। ये क्या करेंगे, इस तरीके से रिसेप्टर्स के कारण ही ये ग्लूकोज एंटर करता है। अगर ये इंसुलिन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो इंसुलिन देखिए अब ये इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को एंटर कराएगा, ये जी से ग्लूकोज, और ये इसमें क्या करेगा, ये एंटर कर जाएगा। यहाँ पर ग्लूकोज से क्या करेगा, ये
इंसुलिन के कारण ग्लूकोज एंटर कर जाएगा और ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, आपकी ऊर्जा बन जाएगी। अब ये ग्लूकोज कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ग्लूकोज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा क्या बन जाएगा इसका, एटीपी। क्या बनेगा सेल में, एटीपी। अब एटीपी देखिए जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो ये एटीपी बन जाएगा और एटीपी क्या होती है, ऊर्जा। अब इस ऊर्जा के कारण ही क्या है, हमारा शरीर क्या है, तभी तो देखिए जिसको इंसुलिन की कमी हो जाती है वो बेचारे ज़्यादा काम नहीं कर पाते, थक जाते हैं, जरा सा कोई काम करते हैं पसीना बहुत आता है, इस तरीके क्या ये डायबिटीज हो गया। ये ग्लूकोज क्या करता है, किसके कारण अंदर जा रहा है, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये कोशिका में अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जिससे क्या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। ये मैंने क्या बनाया है, कोशिका, और ये बनाया है रुधिर में आपका ग्लूकोज। ये इस तरीके से, ये रुधिर में क्या था, ग्लूकोज था जो आंतों के द्वारा अवशोषण किया गया था। ये ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज, और ये आपका हो गया इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।